हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कौर भारती आपका आपके ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स फॉर ऑल पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं जेईई मेन 2023 के 1 फरवरी शिफ्ट 1 के फिजिक्स के पेपर के बारे में और करने वाले हैं इसका फुल डिटेल डिस्कशन। बट डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं ओवरऑल पेपर के एनालिसिस के बारे में कि हमारा ओवरऑल पेपर कैसा आया था। तो अगर बच्चों हम बात करें ओवरऑल पेपर के बारे में तो फिजिक्स था जो था वो इजी टू मॉडरेट था और 11th और 12th का जो वेटेज था इसमें 45 to 55% था। और जनरली क्या है, ओवरऑल सभी टॉपिक्स को क्या है टच किया गया है। और अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में तो केमिस्ट्री में बेटा वही ट्रेंड रहा है जो पिछले था कि इनऑर्गेनिक और जो फिजिकल है वो ज़्यादा ही है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल फिजिकल के थे और ऑर्गेनिक क्या है कम मात्रा में पूछेगी जितनी पूछी जाती है उसके रेस्पेक्ट में। और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में हमारा बेटा क्या है 12th का जो वेटेज था ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू 11th। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन आए हैं वो एक्चुअली क्या है, जो जैसे अभी जिन कॉन्सेप्ट को पीछे टच किया गया है पिछली शिफ्ट में उन्हीं कॉन्सेप्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बच्चों ये था हमारा क्या एक इस बार का जो आज का जो पेपर था उसका ओवरऑल एनालिसिस। अगर हम बात करते हैं अब फिजिक्स के बारे में तो फिजिक्स का पेपर का शुरू करते हैं डिस्कशन। तो चलिए हम चलते हैं सीधा अपने बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों हम बात करने वाले हैं क्या जेईई मेन 2023 के 1 फरवरी शिफ्ट 1 के फिजिक्स पेपर के बारे में। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं कि करके फटाफट सारे क्वेश्चन और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए बेटा क्वेश्चन हमारा पहला क्या बोल रहा है, इन द गिवन डायग्राम द यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन द रफ इंक्लाइन प्लेन एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट। फाइंड द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन इट इज एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। देखो मैं क्या देखा बेटा यहाँ पर, हाँ भाई ये एक जो है ये एक इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पे एक सॉलिड सिलेंडर रखा हुआ है, इसको हमने यहाँ से छोड़ दिया है। तो ये प्योर रोलिंग करते हुए क्या है नीचे जाता है और जब बॉटम में पहुँचेगा तो हमको बताना है इसकी स्पीड बतानी है कितनी होगी सेंटर ऑफ मास की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू रोटेशन। चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए हम जानते हैं जब ये बॉडी मूव करते हुए आ रही है प्योर रोलिंग करते हुए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर इस पर फ्रिक्शन तो लगेगा बट फ्रिक्शन कोई वर्क डन नहीं करे। जब ये बॉडी मूव करते हुए यहाँ पे आ रही होगी ऐसे तो इस केस में कहानी क्या होगी बेटा कि फ्रिक्शन तो लगेगा बट फ्रिक्शन कोई वर्डन जो है वो करेगा नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन जो है यहाँ पर जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो क्या होगा, रेस्ट पे होगा, इसलिए फ्रिक्शन का वर्डन 0 हो जाएगा। तो वी कैन अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। जब ये बॉडी यहाँ पहुँचेगी तो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कितनी है, v है, और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से कर रही है रोटेट। सो वी कैन अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो चलो ठीक है भाई अप्लाई कर देते हैं और देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी। चलिए देखते हैं। तो हम पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में लगा सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो लगाते हैं भाई, क्या बनेगा, यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू बनेगा यू फाइनल प्लस के फाइनल। इनिशियल जो है इसको पर मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का लेवल 0। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 है और ट्रांसलेटरी भी 0 है क्योंकि रेस्ट में था। तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी 0 हाफ mv², रोटेशनल भी 0 हाफ i ओमेगा²। जब ये ग्राउंड पे पहुंचा तब इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो तो 0 हो गई और काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ mv² प्लस हाफ i ओमेगा² आएगी, है ना। चलिए हम जरा इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, क्या बनेगा, mgh इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस i क्या है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये सॉलिड सिलेंडर क्या आएगा, mr²/2। तो बनेगा mr²/2। और क्योंकि यहाँ पर बॉडी कर रही है प्योर रोलिंग मोशन तो v इज इक्वल टू कितना होगा बेटा इस केस में r ओमेगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ओमेगा इज इक्वल टू v/r। तो क्या बनेगा, v²/r²। तो r² से r² उड़ गया और देखो यहाँ पे क्या ये बन गया, लिखा है 1/2, ये लिखा है 1/4 mv², बनेगा 3/4 mv²। तो mgh इज इक्वल टू आ गया है 3/4 mv²। m से m उड़ गया, v हमारा कितना आ गया है 4/3 v² इंटू कितना बन गया gh, है ना। और अगर v हटा दें यहाँ पे तो कितना बनेगा, v जाएगा हमारा कितना यहाँ से रूट के अंदर 4/3 इंटू g इंटू h। h कितना है बेटा हमारा, h होगा 600 sin 30। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे सीधा हमें क्या मिल जाएगी, इसकी v की वैल्यू। सिंपल मैथमेटिक्स है वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलिए सिंपल क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके क्या बोल रहा है, ड्रॉप ऑफ मर्करी इज डिवाइडेड इनटू 25 ड्रॉप्स ऑफ इक्वल रेडियाई 10⁻³ 3 मीटर ईच। 225 ड्रॉप्स हैं।
इफ सरफेस टेंशन ऑफ मर्करी इज इक्वल टू कितना है 0.45 न्यूटन पर मीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन द सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू। बेटा ये क्वेश्चन क्या बार बार आया, बहुत बार इस जो जनवरी शिफ्ट के पेपर हुए हैं ना उनमें ये जो क्वेश्चन आया है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन एक्जैक्टली सेम ऐसे ही क्वेश्चन है ना। ओके, कम से कम आई थिंक 3 से 4 बार आ चुका है ना। देखिए भाई करते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये एक बड़ी ड्रॉप है, इसकी रेडियस कितनी है r है, ये बड़ी ड्रॉप इसकी रेडियस r है, इसको हमने क्या किया है ब्रेक किया है 125 छोटी ड्रॉप्स में। ठीक है भाई, 125 छोटी ड्रॉप में जिनकी हमें दे रखी है रेडियस स्मॉल r दे रखा है, स्मॉल r में दे रखा है। तो बताइए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी, जो अमाउंट ऑफ क्या बोला अमाउंट ऑफ चेंज इन सरफेस एनर्जी, तो इसकी सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी आएगी और इसकी सर्टेन अमाउंट ऑफ सरफेस एनर्जी आएगी, उन दोनों में कितना चेंज आएगा। तो अगर हम बात करें बेटा तो देखिए इनिशियल जो सरफेस एनर्जी है वो क्या होगी UI S इंटू 4πr²। तो S है हमारा सरफेस टेंशन इंटू 4πr का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये तो तब है जब ये बड़ी ड्रॉप थी, जब ये छोटी ड्रॉप हो जाएगी, जब ये छोटी छोटी ड्रॉप में ब्रेक हो जाएगी तो एक सिंगल जो यहाँ पे ड्रॉप है उसका कितना आएगा S इंटू 4π इंटू स्मॉल r का स्क्वायर, है ना। स्मॉल r कितना है हमारा 10⁻³ मीटर। ठीक है, कितनी ड्रॉप है ऐसी 125 ड्रॉप है भैया। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, ये हो गई क्या फाइनल सरफेस एनर्जी, ये होगी हमारी इनिशियल सरफेस एनर्जी। हमसे पूछ रहा है चेंज, तो फाइनल माइनस इनिशियल। बस हमें करना क्या है यहाँ पर, देखो हमें S पता है, स्मॉल r पता है, बस हमें कैपिटल R नहीं पता। कैपिटल R पता करने के लिए क्या करेंगे, देखो भाई हम जानते हैं कि जितना वॉल्यूम इस बड़ी वाली ड्रॉप का था उतना ही वॉल्यूम क्या होगा इन 125 जो छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं उनका होगा। सो इसका वॉल्यूम और 125 जो ड्रॉप्स है इनका वॉल्यूम आपस में बराबर कर देंगे, वहां से हमको r की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए देखते हैं भाई क्या बनेगा। तो 4/3 इंटू पाई इंटू r³ बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम है इज इक्वल टू क्या बनेगा 125 ड्रॉप्स हैं, एक का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई इंटू r³। तो जो टोटल वॉल्यूम है इन सारे ड्रॉप्स का 125 का वो किसके बराबर है, बड़ी ड्रॉप के बराबर है। 4/3 पाई से 4/3 पाई उड़ गया तो r³ इज इक्वल टू आ गया 125 इंटू r स्मॉल r³। तो r इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे यहाँ से 5 इंटू स्मॉल r। ठीक है भाई, 5 इंटू स्मॉल r आ गया। तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पे r की जगह क्या डाल दो 5 इंटू स्मॉल r डाल दो और देखते हैं भाई वैल्यू लिखते हैं फटाफट। तो क्या बनेगा देखिए जरा, तो u इनिशियल हमारा बन जाएगा कितना S इंटू 4π इंटू क्या है 5r का स्क्वायर, कितना बनेगा ये हमारा, ये 25 बन जाएगा 25 इंटू S इंटू 4πr², है ना, ये बन जाएगा। ये लिखी है हमारी इनिशियल सरफेस एनर्जी, ये लिखी है हमारी फाइनल सरफेस एनर्जी। डिफरेंस चाहिए सब्ट्रैक्ट कर दो, डेल्टा U क्या बनेगा U फाइनल माइनस U इनिशियल। 125 में 25 गया बना 100 इंटू S इंटू 4π इंटू r का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब हमें बस क्या करना है वैल्यू पुट करनी है, काम खत्म। S कितना दे रखा है एक बार देख लेते हैं, S कितना है हमारा 0.45 और R कितना है 10⁻⁻3। वैल्यू पुट करते हैं, देखो बेटा 0.45 है ना, हाँ तो क्या बनेगा देखिए यहाँ पर, तो हमारा आ गया यहाँ पे कितना डेल्टा U आ गया है 100 इंटू S है हमारा 0.45 इंटू 4 इंटू पाई लिखते हैं 3.14, R कितना है 10⁻³ का स्क्वायर। सिंपल मैथमेटिक्स है, जूल में आएगी एनर्जी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अब सॉल्व करिए मैथ, सिंपल मैथ करिए, सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 5.65 इंटू 10⁻⁴ जूल, है ना। सॉल्व करिएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है, ये आ जाएगी इसकी एनर्जी। तो हमारा डी क्या है इसका बन जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या बच्चों लगभग इस बार जो पेपर हुआ है जनवरी अटेम्प्ट में लगभग सेम ऐसे ही क्वेश्चन है ना, 3 से 4 बार आ चुका है अब तक। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए। In the given diagram, a ball is thrown horizontally from the high cliff. Find the speed with which it will strike the ground. क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पर, ये जो है एक बॉल है, ये हमने इसको 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है हॉरिजॉन्टली 10 मीटर की हाइट के क्लिफ से। तो क्या होगा, ये पैराबोलिक पाथ पे ऐसे मूव करेगी, हम जानते हैं है ना, पैराबोलिक पाथ पे मूव करेगी। तो हमसे पूछ रहा है जब ये ग्राउंड को हिट करेगी तब यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी तो चेंज होने वाली है नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो Vx हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी भाई, Vx तो होगा 5 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल में वेलोसिटी क्या ये निकाल सकते हैं, देखो तो वर्टिकल में क्या है भाई, इसकी वेलोसिटी हो जाती है मान लो यहाँ पर Vy। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी इनिशियली हो कितनी है 0, वर्टिकल में कितनी वेलोसिटी है 0, और ये अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है। तो जब ये ग्राउंड में पहुंचेगी तो वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, v इज इक्वल टू u प्लस at।
कौन सी लगेगी यहाँ पर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो जब ये वी वाई हम लिखें वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी स्पीड, तो क्या आएगी देखिए, लिखते हैं यहाँ पर वी वाई क्या बनेगा, वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as आएगा ना। यू स्क्वायर हमारा कितना था, लिखते हैं पहले वी स्क्वायर, इसको करते हैं वी करते हैं, वी वाई बाद में लिखते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी कितना है हमारा, वी वाई है, u कितना है 0, 2 है, a कितना है भाई हमारा माइनस जी, और h कितना है बेटा हमारा, h है हमारा -10। वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हुआ है डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल में कितना है ये -10। तो इस केस में अगर लिखा जाए तो कितना बनेगा, ये आएगा हमारा वी वाई का स्क्वायर हमारा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा कितना, ये 10 है, 10 10 100 200, वी वाई का स्क्वायर हमारा कितना आ गया 200, और वी एक्स कितना है भाई हमारा 5। सो नेट वेलोसिटी क्या आएगी, v आ जाएगी, वी स्क्वायर इक्वल टू आएगा वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो v कितना बन जाएगा, रूट के अंदर वी एक्स का स्क्वायर आएगा कितना आएगा हमारा 25, 5 का स्क्वायर बनेगा 25, ये बनेगा 200, कितना बन जाएगा 225। तो v कितना आएगा हमारा 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, कुछ नहीं किया, वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी वी वाई जो होगी वो वी वाई की वैल्यू निकाल ली, और हॉरिजॉन्टल में तो हम जानते हैं ये हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा, तो इसकी वेलोसिटी वहाँ लिख दी, बस v बराबर आ गया रूट के अंदर वी स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, सिंपल वैल्यू पुट कर दी, खट से आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम से, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से, क्योंकि यहाँ एनर्जी कंजर्व रहेगी, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो बेटा, एन स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड v नॉट फ्रॉम ए क्लिफ ऑफ हाइट h, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉल टिल द मोमेंट इट रीचेज द ग्राउंड गिवन दैट इतना। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू कहाँ से, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी से क्वेश्चन बिलोंग करता है। देखो बेटा क्या बोल रहा है, ये एक h हाइट की क्लिफ है, नंबर बाद में रखेंगे, h हाइट की क्लिफ है, यहाँ से हमने क्या किया है, एक बॉडी को वर्टिकली फेंका है v नॉट की स्पीड से, तो ये बॉडी ऐसे जाएगी और लौट के क्या है वापस नीचे आएगी। तो जब ये बॉडी, जितने टाइम में बॉडी यहाँ से लौट के नीचे आती है उतने टाइम हमसे पूछ रहा है बताओ इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जितने टाइम में ये बॉडी मोशन में रहेगी हम ये चेक कर लें कि इसने कितनी टोटल डिस्टेंस चली है। टोटल डिस्टेंस क्या है कि देखो भाई, ये हाइट अगर बात करें, ये स्पीड वी नॉट है ना, यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, यहाँ इधर लिख देता हूँ थोड़ा साइड में, ये स्पीड कितनी है हमारी, यहाँ लिखता हूँ ना, ये स्पीड कितनी है वी नॉट है ना। तो अगर बात करें इस केस में तो ये हाइट होगी वी स्क्वायर बाई 2g होती है, तो ये हाइट है वी स्क्वायर बाई 2g, और ये भी क्या है वी स्क्वायर बाई 2g, और ये कितना है h, ये हमारा कितना है, दिस हाइट इज एक्चुअली वी नॉट का स्क्वायर बाई 2g, ये वाली हाइट है ना। तो वी नॉट स्क्वायर बाई 2g प्लस वी नॉट स्क्वायर बाई 2g, और ये कितना है h। तो अगर हम लिखें एवरेज स्पीड तो क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी है h प्लस वी नॉट स्क्वायर बाई 2g प्लस वी नॉट स्क्वायर बाई 2g, क्या बनेगा h प्लस वी नॉट स्क्वायर बाई 2g इंटू 2 कर देंगे तो वी नॉट स्क्वायर बाई g आ जाएगा, डिवाइड बाई टोटल टाइम, बाई टोटल टाइम। हमको h दे रखा है, वी नॉट दे रखा है, अच्छा बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, नंबर आखिर में रखेंगे, ठीक है ना। तो एस तो पता है, वी नॉट दे रखा है, तुमको टोटल हाइट तो टोटल डिस्टेंस तो पता है, टोटल टाइम निकालना पड़ेगा बस कि भाई कितने टाइम में ये बॉडी ग्राउंड पर आ जाएगी। टाइम कैसे निकालें, तो देखो भाई जितने टाइम में ये बॉडी ग्राउंड पर आ जाएगी उतने टाइम में इसका वर्टिकल में कितना हो जाएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट -h, है ना। सो वी कैन अप्लाई यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ भैया इसका -h, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया -h इज इक्वल टू u कितना है ऊपर की तरफ है ना, तो प्लस आएगा v नॉट इंटू टी प्लस हाफ है, a कितना है g किधर है बेटा नीचे की तरफ ले आएगा -g, ऊपर की तरफ सारी जो वेक्टर्स हैं ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ क्या आएगा नेगेटिव, इंटू टी स्क्वायर। इसका जो सोल्यूशन आएगा, जो इसका सोल्यूशन आएगा भाई हमारा टाइम t होगा, तो भाई यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, h के लिए पुट करते हैं, कितना बनेगा -100 इज इक्वल टू वी नॉट कितना है बेटा 10t प्लस हाफ है, a कितना है हमारा -g, तो बनेगा -10 इंटू टी का स्क्वायर है ना, क्या बनेगा -100 इज इक्वल टू बन जाएगा कितना 10t माइनस 5t स्क्वायर है ना। इसको सॉल्व करना है, सिंपल मैथमेटिक्स करनी है, चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो क्या बनेगा देखिए, इसको तो ले आते हैं, ये बनेगा हमारा 5t स्क्वायर -10t है ना, -100 इक्वल टू 0, 5 छोड़ा दो, क्या बन गया हमारा टी स्क्वायर -2t -20 इज इक्वल टू 0। इसका लिखते हैं सोल्यूशन, क्या बनेगा -b प्लस -b स्क्वायर -4ac बाई 2a, -b कितना बन गया +2 प्लस -b स्क्वायर
-2 का स्क्वायर है ना, माइनस 4ac, 4 4 है, a कितना है 1 और c कितना है -20, तो बन जाएगा इंटू 20 बाई 2a कितना आ गया 2। अच्छा देखो यहाँ पर ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, तो माइनस वाला तो पार्ट उड़ जाएगा क्योंकि उसके लिए t कैसे आ रहा है नेगेटिव। तो हमको क्या मिलेगा, हमको यहाँ क्या चाहिए, t पॉजिटिव चाहिए ना, तो यहाँ लिखते हैं ना t कितना जाएगा, देखो बड़ा लिख रहे हैं, t कितना आएगा हमारा 2 प्लस ये बनेगा हमारा कितना 84, तो क्या बनेगा 4 इंटू 21, तो रूट लेंगे क्या बनेगा 80, लिखते हैं एक बार 84 डिवाइड बाई 2, इसको कैसे लिखेंगे t इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू रूट 21 बाई 2, t कितना आ गया हमारा 1 प्लस रूट 21 सेकेंड। तो इतने टाइम में बॉडी जो है वो ग्राउंड में वापस नीचे आ जाएगी। तो हमको यहाँ पर क्या है, हमको टाइम चाहिए था ना, टाइम तो हमको मिल गया, बस हमको यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है, सीधा आंसर मिलेगा। देखो यहाँ पे तो लिखते हैं वी एवरेज, चलो यहीं लिख देते हैं ना, वी एवरेज अगर लिखें तो वी एवरेज क्या आएगा, लिखते हैं यहाँ पर, यहीं लिखते हैं ना, वी एवरेज हमारा आ जाएगा, टोटल हाइट कितनी है, एच कितना है हमारा, एच है कितना था 100, वी नॉट कितना था बेटा हमारा, वी नॉट हमारा यहाँ पे कितना था, वी नॉट था 10, तो 10 का स्क्वायर बाई जी कितना है 10 डिवाइड बाय कितना है 1 प्लस रूट 21, ये कितना बनेगा, ये आएगा हमारा कितना 110, तो आ जाएगा हमारा कितना 110 डिवाइड बाई 1 प्लस रूट 21 है 21 मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारी एवरेज स्पीड है कितनी आएगी बेटा 110 बाई 1 प्लस रूट 21, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा इस केस में, ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखो है ना, 110 डिवाइड बाई 1 प्लस रूट 21 मीटर पर सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन था बेटा, हमने कुछ नहीं किया, बस क्या किया है कि जब ये बॉडी मूव कर रही है यहाँ पर, तो इस केस में टोटल डिस्टेंस लिखी है इसकी, भाई टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, एच तो ये हो गई और वी नॉट स्क्वायर बाई जी हो गई, डिवाइड बाई टोटल टाइम कर दिया, मतलब टोटल टाइम निकाला है सिंपली, है ना। मोशन अंडर ग्रेविटी का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा। ऑप्टिक्स है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट एज शोन फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो भाई हमको यहाँ पर देखो क्या है, ये एक दे रखा है यहाँ पर, क्या है हमको दे रखा है यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर, और हमको बोल रहा है कि बताइए इसमें जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो क्या होगी। सो वी कैन अप्लाई मिरर फॉर्मूला, क्या बनेगा देखिए 1 बाई एफ इज इक्वल टू बनेगा 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी, है ना। तो इस केस में कहानी क्या बन जाएगी भाई, 1 बाई एफ, एफ कितना है हमारा, एफ होता है आर बाई 2, तो इधर की तरफ सारी डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर की तरफ नेगेटिव, तो 1 बाई एफ, आर एफ कितना बनेगा 10 पॉजिटिव रहेगा, इक्वल टू 1 बाई यू कितना है भाई हमारा, 1 बाई यू है -20 प्लस 1 बाई वी, तो इधर लिखें अगर तो 1 बाई वी कितना बनेगा हमारा, इधर जाएगा ये 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 20, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, वी कितना बन गया हमारा 20/3 प्लस का, ठीक है भाई, ये आ गया भाई। हम जानते हैं मैग्नीफिकेशन m कितना होता है -v बाई यू, और ये होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, माइनस माइनस। वी कितना है बेटा, वी हमारा 20/3 है प्लस का, और u कितना है हमारा -20, तो माइनस माइनस नीचे आएगा -20, माइनस में जाएगा प्लस, तो इस केस में जो आ जाएगा हमारा मैग्नीफिकेशन हो जाएगा 1/3, तो हाइट ऑफ इमेज जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का 1/3 आ जाएगी सिंपली, है ना। सिंपल क्वेश्चन था, हमने बस कुछ नहीं करना था, हमें लगाना था यहाँ पे मिरर फॉर्मूला, और इसके बाद मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाना था, सीधा हमारा खट से आंसर। सिंपल क्वेश्चन था बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 2 moles of an ideal gas adiabatic constant, इसका मैंने रखा है यहाँ पर 3/2 is adiabatically expanding due to which the change in temperature is कितना है भैया -T, find the Warden by the gas। तो हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पर, एडियाबैटिक एक 2 मोल ऑफ क्या बोलते हैं आइडियल गैस है, उसका एडियाबैटिक कांस्टेंट हमको दे रखा है कितना 3/2, और ये एडियाबैटिकली एक्सपांड हो रही है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है वो कितना है बेटा हमारा -T है, तो बताना है वार्डन बाय द गैस। तो भाई अगर बात करें एडियाबैटिक एक्सपांशन में, तो वार्डन क्या होता है हम जानते हैं, वार्डन क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, P2V2 माइनस P1V1 बाई 1 माइनस गामा आता है ना, याद है बेटा, गामा हमको याद रखा है 3/2, तो वार्डन अगर लिखें तो ये क्या बनेगा, देखो ये बनेगा NRT2 माइनस NRT1, तो क्या बन जाएगा NRT2 माइनस T1, डेल्टा T बन जाएगा बाई 1 माइनस गामा, ठीक है। तो n कितना हमारा दे रखा है 2 मोल, r है, डेल्टा T कितना रखा है, डेल्टा T दे रखा है -T, और बेटा गामा कितना है, गामा में देखा कितना है, गामा में रखा है -3/2 रखा है गामा, नीचे आएगा -1/2, क्या बनेगा देखो, तो ऊपर जाएगा, ये लिखा है -2RT, और नीचे क्या लिखा है -1/2, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 4RT,
तो वर्क डन जो है इस केस में कितना बन जाएगा हमारे यहाँ पर 4RT। सिंपल क्वेश्चन था, हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सीधा क्या लगाना था, फॉर्मूला लगाना था। थर्मोडायनामिक्स से क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम सिंपल सा बकवास सा क्वेश्चन था, है कि नहीं बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा। A force of 30 Newton is applied on a block of mass 5 kg and the block travels a distance of कितना है यहाँ पर 50 मीटर in 10 सेकेंड। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है भाई, हमसे क्या बोल रहा है इस केस में, ये जो ब्लॉक है वो 50 मीटर की डिस्टेंस चलता है 10 सेकेंड में। अच्छा, ये रफ सरफेस पर रखा है ब्लॉक है, तो इस पर 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। इक्वेशन कहाँ से बिलोंग करता है, सिंपल फ्रिक्शन इक्वेशन है, और क्या है, अगर यूज बात करें तो काइनेमेटिक्स का भी थोड़ा सा इसमें क्या है यूज़ किया गया है। तो जब ये बॉडी मूव कर रही है तो इस पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर कहानी क्या होगी बेटा, इस पर लगेगा एक फ्रिक्शन फोर्स किधर, पीछे की तरफ, कितना mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, तो फ्रिक्शन आएगा कितना म्यू इंटू mg, है ना। तो अगर इस केस में अगर बात की जाए तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितना, ए आ जाएगा हमारा कितना एफ माइनस म्यू एम जी, एफ माइनस म्यू इंटू एम जी डिवाइड बाई एम, याद आएगा। तो ए कितना बनेगा हमारा एफ बाई एम, एफ कितना है 30 माइनस म्यू इंटू एम जी डिवाइड बाई कितना है हमारा, तो एम की वैल्यू पुट करते हैं, एम कितना है 5 kg, एम है 5/5 कर दें, कितना ए आएगा हमारा 6 माइनस कितना बन जाएगा ये म्यू जी। ये है एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो जब इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो इस केस में जो आएगा इसका एक्सेलरेशन आएगा 6 माइनस म्यू जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमको यहाँ बोल रखा है कि 5 मीटर की दूरी चलता है कितने टाइम में, 10 सेकंड में। तो इसका जो भी एक्सेलरेशन होगा उसकी वजह से क्या होगा, ये जो 5 मीटर की दूरी चल रहा है 10 सेकंड में, सो वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्या बनेगा h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल अगर बात करें इसकी स्पीड कितनी है, 0 है, दूरी कितनी चला 50 इज इक्वल टू हाफ है, ए कितना बेटा हमारा, ए जो है यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से ए निकाल लेंगे उसके बराबर पुट कर देंगे, हमें म्यू मिल जाएगा वहाँ से। ए इंटू टी कितना है बेटा हमारा 10 का स्क्वायर, है ना। ठीक है भाई, तो कितना आ जाएगा ये 50, ये हमारा बनेगा आई थिंक 100 बनेगा, ये 100 बनेगा और ये 2 से डिवाइड होगा तो बनेगा ये 50 उड़ गया, ए कितना बन जाएगा हमारा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब ये 50 मीटर की दूरी तय करता है किसमें 10 सेकंड में, तो ए कितना आता है 1 और ए है कितना, ये लिखा हुआ है। तो भाई जब यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना बनेगा, देखो 6 माइनस म्यू जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 1, तो म्यू जी इज इक्वल टू उधर ले आएंगे 5 आएगा, जी कितना है 10, तो 5/10 म्यू कितना बन जाएगा सिंपली 0.5, है ना। क्या बन जाएगा हमारा आंसर 0.5, है ना। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कुछ नहीं करना था हमने यहाँ पे पहले क्या किया, तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इसकी वजह से टोटल ए निकाल लिया, उसके बाद हमको कंडीशन दे रखी है भाई कि इसने 50 मीटर की दूरी चली है 10 सेकंड में, तो वहाँ से ए निकाल लिया और दोनों के ए को क्या कर दिया बराबर, सिंपली हमको क्या है वैल्यू मिल जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। An infinite current carrying wire is bent in shape as shown. Find the magnitude at the point O. तो ये हमारा एक इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट I फ्लो कर रही है ना। और हमसे पूछा है बताइए कि यहाँ पे पॉइंट O पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला लगाना है। देखो भाई, तो हम बात करें इस वायर की वजह से, तो इस वाले पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 0। क्यों भाई, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो वायर के सामने लाई कर रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0। अब इस वाले वायर की बात करते हैं ना, यहाँ तक इस वाले वायर की बात करते हैं। ये कैसा है, देखो सेमी इनफाइनाइट वायर है, इसके जस्ट सामने पॉइंट लाई कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है कितना आएगा भाई देखते हैं, पहले देखते हैं डायरेक्शन। वायर पकड़ लिया तो इस केस में जो उंगलियां हैं हमें क्या देगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा बाहर की तरफ। इसकी वजह से बोलते हैं मान लो 1, इसको बोलते हैं 2, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बाहर की तरफ। ठीक है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। और इस वाले वायर की वजह से बात करें तो वायर को पकड़ लिया भैया, यहाँ पर कैसे करते हैं यहाँ पर, जब अगर किसका केस हो, और कौन सा केस है हमारा, अगर हमारा सर्कुलर लूप में है तो उंगलियां अपनी किधर घुमाओ करंट के डायरेक्शन में, तो थंब क्या देगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वाले पार्ट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा बाहर की तरफ, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड किधर है बाहर की तरफ, तो दोनों सिंपली ऐड होंगे। पहले बात करते हैं 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 कितना आएगा भाई, ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर के सामने पॉइंट लाई कर रहा है ना, कितना आता है μ0/4 पाई I/R, R कितना है हमारा ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया किसकी वजह से, इस वाले वायर की वजह से B1। B2 कितना आएगा भाई, B2 अगर बात करें तो देखो भाई ये एक सेमी सर्किल है, पूरा होता तो कितना आता μ0/2 I/R, आधा है तो क्या होगा 1/2 इसका हो जाएगा, 1/4 बन जाएगा। क्या बनेगा μ0/4 I/R।
दोनों को पकड़ के जोड़ दें तो नेट कितना बन जाएगा इस केस में? नेट आ जाएगा हमारा क्या? नेट मैग्नेटिक फील्ड की हो जाएगी कितना आ जाएगा भैया? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर प्लस म्यू नॉट बाई 4 आई बाई आर। लिखेंगे यहाँ पर क्या बनेगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉमन आई बाई बाहर निकाल लो, यहाँ का ये तो आ जाएगा 1, यहाँ पर पाई से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड तो ये 1 प्लस पाई। ये हमारे आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की सिंपली वैल्यू। कहाँ से रखा है आपको ऑप्शन? पहला वाला है ना, स्मॉल आर या कैपिटल जो भी है ना, म्यू नॉट 4 पाई आई बाई आर। सिंपल क्वेश्चन था, 1 प्लस पाई आ जाएगा आगे। चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द आर इक्विवेलेंट बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। ओके, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू व्हाट? करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। ये तो सिंपल क्या बना हमारा? वेट स्टोन ब्रिज बना हुआ है। आपने ऐसे क्वेश्चन कई भी होंगे बहुत सारे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। देखो कैसे बनाएंगे फटाफट। इसको मान लो क्या, इसको ये ए बी है, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी, और ऐसे करते हैं ओपन। तो ए से लेकर डी के बीच में देखो इधर, ए से लेकर डी के बीच में एक वायर लगा हुआ है। ये ए है हमारा और ये कितना है? डी। एक वायर यहाँ लगा हुआ है ना ये, और ए से लेकर सी के बीच में एक वायर इधर लगा हुआ है ना, आर रेजिस्टेंस का। ठीक है, ए से डी और ए से सी, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। बात करते हैं सी से, देखो डी के बीच में एक आर रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना यहाँ पर, ये वाला, इसका काम हो गया। अब डी से लेकर बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है इधर, ये हो गया, ये भी हो गया। और सी से लेकर बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये पॉइंट सी था ना हमारा, सी से लेकर बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये बनेगा। ए और बी के बीच में बात करते हैं, देखो भाई ये क्या बन गया? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4। ये तो गया, तो गया। तो हम बात करें ए और बी के बीच में निकालना है अगर हमको यहाँ पर रेजिस्टेंस, तो ये दोनों किस में है? आपस में सीरीज में। कितना बनेगा इसका? RR 2R बनेगा इसका, RR 2R, और ये भी क्या बनेगा? RR 2R, और वो 2R आपस में किस में है? पैरेलल में है। तो कहानी क्या बन जाएगी भैया? R आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट। कैसे बनेगा? 2R इंटू 2R, ये 2R और ये 2R आपस में पैरेलल में ना, नीचे क्या बनेगा? दोनों ऐड हो जाएंगे, 2R प्लस 2R, तो 4R स्क्वायर, ये R इक्विवेलेंट है। कितना बनेगा? 4R स्क्वायर बाई 4R। ठीक है, कितना बन जाएगा इस केस में? R इक्वल कितना देगा हमारा यहाँ पर? R। सिंपली ना, सिंपल था। सिंपल हमें क्या देखना था? बस बीच स्टोन बीच लग रहा था, एक लाइन में खत्म, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड FM सिग्नल। हाँ भाई, आप सुनते होगे FM 93.5 FM बजाते रहो, सुनते होगे ना। FM सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी होती है, आप NCERT में हमने पढ़ा होगा, कहाँ से कहाँ होती है भैया? 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में होती है। जितने भी आप FM सुनते हो, चाहे कहीं भी जाओ, इंडिया में कहीं भी जाओ, दुनिया में कहीं भी जाओ, सब में क्या है? हर जगह क्या है? जो फ्रिक्वेंसी की हमारी रेंज रहती है, क्या रहती है FM के लिए? 88 टू 108 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में रहती है। ठीक है ना। तो अभी जो भी इस रेंज में लाई करेगा वही हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? जो इस रेंज में नहीं लाई करेगा वो हमारा आंसर होगा। मतलब कौन सी नहीं है? तो ये इस पर FM चलेगा, इस पर चलेगा, इस पर चलेगा, इस पर नहीं चलेगा। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 100 किलोहर्ट्ज़। हमसे पूछ रहे ना कौन सी क्या फ्रिक्वेंसी नहीं है FM की, तो कौन सी नहीं है? क्या बोलते हैं यहाँ पर? 100 किलोहर्ट्ज़ वाला हमारा आंसर होगा, जो कि नहीं है ना। सिंपल था बेटा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई? स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है भाई? वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द अर्थ एज्यूमिंग इट टू बी मेड ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर। क्या बोल रहा है भाई? ये अर्थ है, अर्थ के अंदर हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होती है। क्या सेम होती है? नहीं होती है भैया। अर्थ के सरफेस पे तो g होती है, जबकि अर्थ के सरफेस अगर आप क्या है h हाइट नीचे आते हो, कितनी होती है? g इंटू 1 माइनस h बाई r होती है ना। तो वो क्या होती है? घटती जाती है ना, है कि नहीं है? तो भाई ये तो गलत है, ये स्टेटमेंट तो क्या हमारा गलत। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंक्रीजेज एज वी गो टूवर्ड द सेंटर इन द यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल। बताओ, इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी? जैसे जैसे h बढ़ता जाएगा ये नंबर क्या होता जाएगा यहाँ पर और बड़ा होता जाएगा, तो क्या होगा? ओवरऑल g की वैल्यू घटती जाएगी ना। जैसे जैसे h नीचे आते जाओगे, जैसे जैसे नीचे आते होगे ये नंबर क्या होता जाएगा? टोटल ओवरऑल नंबर छोटा होता जाएगा ना, तो g की वैल्यू क्या होती जाएगी? घटती जाएगी, और सेंटर पे जाके कितनी हो जाएगी? 0। तो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? डिक्रीज करेगी। तो ये भी हमारा कैसा है? गलत है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट कैसे हमारे गलत हैं। सिंपल क्वेश्चन था ग्रेविटेशन का, हमसे पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें दोनों के दोनों क्या होंगे? रॉन्ग। सिंपल क्वेश्चन था बेटा, है कि नहीं है? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हो क्या बोल रहा है भाई? फॉर ए रियल गैस द इक्वेशन ऑफ द गैस इज गिवन बाय P प्लस n स्क्वायर A बाय V स्क्वायर V माइनस B and B इक्वल टू nRT. If the symbols have their usual meanings, then the dimensions of the V square by A n square, है ना, इज सेम एज दैट ऑफ, हमसे पूछ रहा है। तो हमसे पूछ रहा है इस केस में क्या है भैया, किसके बराबर कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस, विस्कोसिटी, एनर्जी डेंसिटी। हमको यहाँ पर क्या है, रियल गैस की इक्वेशन दे रखी है। हमसे पूछ रहा है इस केस में जो V स्क्वायर बाई ए एन स्क्वायर है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर होगा। तो बताओ किसके बराबर होगा। देखो भाई, क्योंकि हमने क्या है P को और क्या है, देखो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ रखा है, तो इन दोनों का जो डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। तो P का जो डायमेंशन फॉर्मूला है किसके बराबर होगा, एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर के। हमसे इसका उल्टा पूछा है, तो V स्क्वायर बाई ए एन स्क्वायर का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 1 बाई P के, है ना, प्रेशर का इनवर्स। बल्क मॉडुलस, विस्कोसिटी, एनर्जी डेंसिटी के पूछना है। तो हम जानते हैं बल्क मॉडुलस क्या होता है बेटा। बल्क मॉडुलस होता है माइनस ऑफ डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा V बाई डेल्टा V, डेल्टा V बाई V होता है। तो बल्क मॉडुलस का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो तो प्रेशर के, ये तो हमारा डायमेंशनलेस होगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। जो बल्क मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो किसके बराबर होगा, प्रेशर के डायमेंशन फॉर्मूले के बराबर होगा। तो ये तो हमारा वैसे भी गलत है, विस्कोसिटी का तो वैसे भी नहीं होगा। हमको चाहिए प्रेशर का उल्टा, प्रेशर का उल्टा। बल्क मॉडुलस का उल्टा क्या होता है, हम जानते हैं K कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, 1 बाई B होता है ना, 1 बाई B बल्क मॉडुलस का उल्टा। तो बल्क मॉडुलस का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, प्रेशर के बराबर, है ना। उसका उल्टा क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी। तो देखिए यहां पे बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो किसके बराबर आएगा, 1 बाई P के डायमेंशनल फॉर्मूले के बराबर आएगा। तो इस केस में ये वाला जो डायमेंशन फॉर्मूला है हमारा कौन सा, V स्क्वायर बाई ए एन स्क्वायर, किसके डायमेंशन फॉर्मूले के बराबर होगा, कंप्रेसिबिलिटी के डायमेंशंस के बराबर होगा। सिंपल क्वेश्चन था बेटा, है कि नहीं है, डायमेंशंस का सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके क्या बोल रहा है, ए चार्ज पार्टिकल विथ चार्ज कितना रखा है 2 × 10⁻⁶ कूलम, और हमसे क्या बोल रहा है, एट रेस्ट इट फर्स्ट एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कितना 100 वोल्ट, ठीक है। नाउ देन इट इज सब्जेक्टेड टू ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 मिली टेस्ला। इन रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अंडरगोज सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, देन मास ऑफ द पार्टिकल। तो क्या दिक्कत है भाई, देखो यहाँ पर कि भाई यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है, इसको हमने क्या किया है, पहले यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड करती है एग्जिस्ट, है ना। ये चार्ज पार्टिकल है, पहले हमने इसको कराया है एक्सेलरेट, ऐसे ही एक्सेलरेट होते हुए आ रहा है, कितने वो पोटेंशियल से, मान लेते हैं Q चार्ज है, V पोटेंशियल से एक्सेलरेट होते हुए आया। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी किसके बराबर होगी, Q × V के बराबर होगी। इसके बाद इस मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मारता है और सर्कुलर पाथ पर मूव करना शुरू करता है ऐसे, ठीक है। तो हमको इसकी दे रखी है रेडियस, तो हमसे पूछ रहा है बताओ भाई इस केस में क्या पूछ रहा है, इसका मास कितना होगा। हम जानते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड B है कि R इज इक्वल टू कितना होता है भाई, R इज इक्वल टू कितना होता है, mv बाई QB। mv क्या है, मोमेंटम। तो इसको हम कह सकते हैं रूट के अंदर 2mk बाई Q × B, याद आएगा। दोनों साइड कर दो स्क्वायर, k कितना बन जाएगा हमारा, Q × V, है ना। तो दोनों साइड करते हैं, R इक्वल टू क्या बन गया, रूट के अंदर 2m × Q × V बाई B, QB। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए भाई m चाहिए ना, तो क्या करते हैं, दोनों साइड कर दो स्क्वायर, क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से क्या करते हैं, R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2mq × V बाई Q स्क्वायर B स्क्वायर आ जाएगा। तो एक Q से एक Q गया, हमको m चाहिए ना, m क्या बनेगा, देखो R B स्क्वायर है ना, R स्क्वायर Q × B स्क्वायर बाई 2V। सारी वैल्यू हमको पता है, देखो R पता है 3 सेंटीमीटर, Q वैल्यू पता है, B पता है और V पोटेंशियल पता है। सारी वैल्यू पुट करिए और यहाँ से क्या है, इसकी मास की वैल्यू निकालिए। इसकी मास की वैल्यू आई थिंक ये आती है ना, जो भी आ जाए ये बार चेक लेना, जो भी आ जाए सिंपल मास की वैल्यू आप वैल्यू पुट करिए, सबको वैल्यू पता है यहाँ पर, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सिंपल था, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि भाई 2 थिन इंसुलेटिंग शीट्स ईच हैविंग क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा आर अरेंज एज शोन इन द फिगर। हमसे बोल रहा है बताइए देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द 3 रीजन्स। तो ये 2 प्लेट्स हैं जिन पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और ये हमसे 3 रीजन हमसे पूछ रहा है, इन 3 रीजन्स में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं तो कितनी आएगी। अगर हम बात करें इस प्लेट की वजह से यहाँ पे कितनी आएगी भाई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कितनी आएगी, सिग्मा बाई, इस वाली प्लेट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई पॉजिटिव प्लेट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी,
इधर कितनी आएगी, इस वाली प्लेट की बात कर रहे हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से हमने तीनों जोन में लिख लिया। अब बात करते हैं किसकी वजह से भाई, सेकंड वाली प्लेट की वजह से। सेकंड वाली प्लेट की वजह से यहाँ पे किधर आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन इधर की तरफ आएगा, और इधर किधर आएगा, बाहर की तरफ आएगा ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन आएगा पीछे की तरफ, और यहाँ कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन किधर आएगा, इधर की तरफ। तो अगर देखा जाए इस केस में तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। क्या बन जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इधर की तरफ, और यहाँ की तरफ बन जाएगा, ये भी ऐड हो जाएंगे, कितना बन जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इधर की तरफ। तो फर्स्ट जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी हमारी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सेकंड में 0, और थर्ड में कितनी आएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। जहाँ रखा है हमारा वही आंसर है, फर्स्ट में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सेकंड में 0, और थर्ड में कितनी है हमारी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बन जाएगा, सिंपली फर्स्ट वाला हमारा क्या है, आंसर है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए, ए बॉडी इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड कितना है हमारे यहाँ पर, एम्पलीट्यूड इज 3 सेंटीमीटर, और हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पर, फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन वेयर काइनेटिक एनर्जी इज 25% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम जानते हैं भाई यहाँ पर कि जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तो उसकी जो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी आती है कितनी आती है, ½ m² A² माइनस x²। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। हमसे बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, 25% है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ½ m² x²। इसका 25% मतलब 1/4, ये कहानी होगी। ½ m² से ½ m छोड़ जाएगा, इधर आएगा, कितना बनेगा, ये बनेगा 4a² माइनस क्या बन गया, 4x² इक्वल टू कितना बनेगा, x²। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, यह आ जाएगा हमारा, इस केस में यहाँ लिखते हैं ना कि 5x² इक्वल टू कितना बन जाएगा हमारा, दैट इज 4a²। तो यहाँ से कहानी क्या बनेगी, देखो यहाँ लिखते हैं, कहानी क्या बनेगी बेटा कि √5x इक्वल टू कितना बन जाएगा हमारा 2a, x कितना बन जाएगा हमारा यहाँ पे 2a/5, a कितना है 3, तो 6/√5 सेंटीमीटर, x कितना आएगा हमारा 6/√5 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन था बेटा सिस्टम का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। In a series LCR circuit connected across 220 volt and 50 hertz, if the inductive reactance of the circuit is 79.6 ohm and if the power delivered in the circuit is maximum, then हमें बताना है यहाँ पर क्या कि भैया कैपेसिटर ऑफ द सर्किट कितना हो, कैपेसिटेंस कितनी होगी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। अगर पावर डिलीवर्ड क्या है बेटा, अगर पावर डिलीवर्ड मैक्सिमम है, इसका एक ही मतलब है क्योंकि यहाँ पर कैसा सर्किट है, LCR सर्किट जो हमारा ये है, ये जो हमारा LCR सर्किट है ना, ये LCR सर्किट बना हुआ है और ये जुड़ा है AC सोर्स से, ये L है, ये C है, ये R है। तो इस केस में कहानी क्या है भाई, ये कैसा सर्किट होगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा। ठीक है ना, तो इस केस में जो XL होगा वो किसके बराबर होगा, XC के बराबर होगा। अगर XL XC के बराबर है तो भाई कर दो, यहाँ पर यहाँ करते हैं ना, XL इज इक्वल टू है हमारा XC इज इक्वल टू है XL। अच्छा, और हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, देखिए रिएक्टेंस दे रखा है, XL दे रखा है, XC क्या होता है 1/ω, C इज इक्वल टू हमें दे रखा है XL। तो C कितना आएगा बेटा, C आ जाएगा क्या 1/ω इंटू XL। ओमेगा कितना लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है 2πf। तो यहाँ के लिखें तो क्या बन जाएगा, देखिए C इक्वल टू 1/ω 2πf, f लिखा है हमारा यहाँ पर 50 हर्ट्ज इंटू ये लिखा है हमारा XL लिखा है 79.6। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्या है, ये फेरेड में, इसको कन्वर्ट कर लेंगे क्या, माइक्रोफैराड। सब कुछ पता है, 2 पता है, पाई पता है, 50 पता है, 79.6 पता है। फ्रॉम हियर वी विल फाइंड द कैपेसिटेंस इन माइक्रोफैराड। सिंपल सॉल्व करिए और उसको वैल्यू निकालिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एन अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन हैविंग सेम de Broglie वेवलेंथ, इनका लैम्डा क्या है भैया, सेम है। देन रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। ठीक है भैया, हमको इनका काइनेटिक एनर्जी बताना है। ठीक है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो हम जानते हैं लैम्डा इक्वल टू कितना होता है भाई, h/p होता है ना। सिंपल क्वेश्चन है बेटा मैटर वेव का। h/p कितना बनेगा, रूट के अंदर 2mk। ठीक है भाई, ये आएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ से तो देखिए लैम्डा इक्वल टू कितना है, h/p, दोनों का लैम्डा, तो हम लिखे लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना बनेगा इस केस में, h/2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ऐसे कर लिखें किसके लिए, लैम्डा ऑफ, यहाँ लिखते ना, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन लिखें बेटा तो क्या आएगा, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन कितना बनेगा, h/2 मास ऑफ प्रोटॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन।
ठीक है ना। हमसे बोला दोनों का लैम्डा सेम है, लैम्डा इक्वल है, एच भी सेम रहेगा, टू भी सेम है, तो दोनों का जो एम इंटू के का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो क्या आएगा, दोनों का सेम आएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं भाई कि मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू क्या आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। हमसे क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन टू द अल्फा पार्टिकल के पी बाई के अल्फा, है ना, इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको नीचे ले गए, क्या आएगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन, और ये क्या होता है बेटा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन, ये इससे उड़ गया। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या आ गया बेटा इस केस में, सिंपली सिंपल क्वेश्चन था बेटा, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा। देखिए, देयर आर एन नंबर ऑफ पोलराइजर अरेंज वन आफ्टर अनदर, ईच पोलराइजर पास एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू द प्रीवियस पोलराइजर। Unpolarized light of intensity I naught is incident on this setup. Find the transmitted light. Find the transmitted light. If होना चाहिए यहाँ पर ना, if the transmitted light has intensity I naught by 6, find the n. सिंपल क्वेश्चन है, देखिए क्या करते हैं, कैसे करेंगे। क्या बोल रहा है कि हमसे कि भाई यहाँ पे क्या है, n पोलराइजर है, जो हमारे एक पोलराइजर ऐसे रखा हुआ है, एक पोलराइजर ऐसे रखा हुआ है, और जैसे हम जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होती है, अरे ये हमारी पास एक्सिस है ना, ये हमारी क्या है इस केस में, इसकी पास एक्सिस है ना, तो ये हमारी क्या है, ये ऐसा डॉट हट जाएगा, है ना, ये बन जाएगा क्या, ऐसा बन जाएगा, ये इसकी पास एक्सिस है, ठीक है ना। तो जो पहला पोलराइजर ऐसा रखा हुआ है, इसके बाद जो दूसरा पोलराइजर है वो इससे कितने एंगल पर है, उसकी जो एक्सिस है पहले वाले की एक्सिस से कितने एंगल पर है बेटा, 45 डिग्री एंगल पर उसके पास एक्सिस है ना। ये एंगल कितना है हमारा, दिस एंगल इज 45 डिग्री, ठीक है। अब जो इसके बाद वाला आएगा, जो इसके बाद वाला पोलराइजर है वो क्या है बेटा, इससे भी 45 डिग्री एंगल पर है, तो उसका क्या है, जो इसकी एक्सिस कैसी होगी, इससे 45 है ना, तो कैसे बनेगा, उसकी बनेगी हॉरिजॉन्टल, ऐसे बन जाएगी एक्सिस, है ना। तो उसकी जो हमारी एक्सिस कैसी है, हॉरिजॉन्टल है। तो ऐसे जितने जितने आगे आते जा रहे हैं पोलराइजर, सबके जो एक्सिस है वो पहले वाले से 45 डिग्री एंगल पे क्या है, टर्न होती जा रही है। तो हमसे बोल रहा है, बताइए इस केस में अगर यहाँ पे एक अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, यहाँ पे एक अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है जिसकी इंटेंसिटी कितनी है बेटा, I नॉट है, और सच दैट ऐसे एन पोलराइजर के बाद जो फाइनल इंटेंसिटी आ रही है वो I नॉट बाई 64 है, तो बताओ यहाँ पर कितने नंबर ऑफ पोलराइजर लगे हैं। तो देखो भाई, इसके बाद में यहाँ जब आएंगे तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट आएगी वो तो कितनी आएगी हमारी, I नॉट बाई 2। इसके बाद अब जो एक्सिस है वो उससे कितने एंगल में, 45 डिग्री पर। तो हम जानते हैं जो इंटेंसिटी होती है वो कितनी हो जाती है बेटा, इंटेंसिटी हो जाती है कितनी हो जाती है, I cos स्क्वायर थीटा बाई 2 जाती है। तो अब जो इंटेंसिटी हो जाएगी कितनी होगी, I नॉट बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 बन जाएगी। ये कितना आएगा, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। तो अब जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, इसका भी आधा, फिर ऐसे ही फिर आएगा कॉस स्क्वायर 45, तो फिर उसका भी हाफ, ऐसे बार बार इंटेंसिटी हाफ होती जाएगी। तो पहली बार में इंटेंसिटी I नॉट से बाई 2 हुई, फिर हाफ हो जाएगी, फिर हाफ होती जाएगी, ऐसे बार बार हाफ होती जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे लिखें, लेट्स कॉल अगर n पोलराइजर आते हैं तो n पोलराइजर के बाद इंटेंसिटी हो जाएगी I नॉट बाई 2 की पावर n हो जाएगी, पहले के बाद 1/2, दूसरे के बाद 2 का स्क्वायर, तीसरे के बाद 2 का क्यूब, ऐसे बन जाएगी। और फाइनल इंटेंसिटी कितनी आ रही है, I नॉट बाई 64 हो जा रही है। तो 2 की पावर n इक्वल टू कितना आएगा हमारा, 64। तो n यहाँ से कितना आ जाएगा, सिंपली 6। सिंपल क्वेश्चन था बेटा, है कि नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बोला है देखिए, द स्ट्रिंग ऑफ मास पर लेंथ इज इक्वल टू द, हमें रखा है 7 × 10⁻³ kg पर मीटर, इज सब्जेक्टेड टू ए टेंशन ऑफ 70 न्यूटन। अरे भैया, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्सिव इन द स्ट्रिंग, तो एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। वेव का क्या है, सिंपल स्पीड ऑफ वेव क्या होती है, रूट के अंदर T/μ होती है भाई। हमको T दे रखा है कितना, 70, और म्यू कितना रखा है, 7 × 10⁻³ तो ये इससे उड़ जाएगा, यहाँ बचेगा 10, ये ऊपर जाएगा तो v कितना आएगा, सिंपली 10⁻⁴ आएगा ना, तो बाहर निकलेगा क्या बनेगा, 100 मीटर पर सेकेंड। एकदम ही सिंपल क्वेश्चन था, बताओ है कि नहीं है, सीधा आंसर है खट से, 100 मीटर पर सेकेंड, है ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई इस केस में। द मास ऑफ द प्लैनेट इज 9 टाइम्स इफ द मास ऑफ प्लैनेट इज 9 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस इज 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है भाई। देन इसके वेलोसिटी फ्रॉम दिस प्लैनेट इज xe/√2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
कैसा क्वेश्चन है? सिंपल ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। देखिए हम जानते हैं इसके वेलोसिटी क्या आती है अर्थ के सरफेस पर, वो कितनी आती है? रूट के अंदर 2gm/r ये आती है। m क्या है? मास ऑफ द अर्थ। r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। अब हम जिस प्लैनेट पे हैं वो मान लेते हैं वहाँ इसकी वेलोसिटी v डैश है, तो वहाँ पे जो क्या आएगा देखिए 2g, m कितना है इसका? 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स ऑफ मास बन जाएगा, डिवाइड बाई रेडियस क्या बनेगी इसकी? कितनी है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, है ना, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ बन जाएगा। ठीक है, अच्छा तो एक काम करते हैं भाई, इसको पूरा बाहर निकालते हैं। वी डैश कितना बनेगा? 9 का कितना बनेगा? ये आएगा 3, ये भी बाहर आ जाएगा, 3/√2 हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा? 2gm/r। ये क्या लिखा है बेटा? ये लिखा है ve। तो जो वी डैश आ गया हमारा वो क्या बन गया? 3/√2 ve आ गया। तो अभी देखो हमसे क्या बोल रहा है? x/√2 है, तो x कितना आ गया हमारा इस केस में? सिंपली क्या जाएगा? 3 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था बेटा ग्रेविटेशन का, है कि नहीं है? तो बच्चों ये था हमारा क्या है एक्चुअली 1 फरवरी शिफ्ट 1 का जो जेईई मेन का पेपर आया था उसका फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन। सिंपल क्वेश्चन थे बेटा, है कि नहीं? आपने देखा कि कितने फटाफट एक एक लाइन में क्वेश्चन होते जा रहे हैं। सिंपली एकदम पेपर आया था अपना, तो जो जेईई मेन के पेपर है एक्चुअली ऐसे ही आ रहे हैं पूरे इस जनवरी के शिफ्ट में, और सिंपल पेपर है कि नहीं है? तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें बात करेंगे शिफ्ट 2 के पेपर के बारे में। और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए, और आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।